तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। कल हुआ क्या था कि कल यहाँ मैंने 14 की जगह 12 ले लिया था, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ना। तो कल मैंने कहा था कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, अगर इसके कर्ण पर बड़े से बड़ा सेमी सर्कल बनाया जाए, ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके कर्ण पर बड़े से बड़ा सेमी सर्कल बनाया गया है और इसकी रेडियस पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो रहा होगा, यहाँ रहा हुआ इसका सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये बिंदु वो है, ठीक है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ठीक है। अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस। और पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी है कि त्रिज्या यानी कि रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो कैसे बनाएगी वो पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री में, ठीक है ना, कि रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमसे पूछा है कि इसकी रेडियस बतानी है हमें, किसकी, इस सेमी सर्कल की। तो हमें सेमी सर्कल की रेडियस बताने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ से बी को मिलाना पड़ेगा। जब हमने बी से ओ को मिलाया, तो हुआ क्या कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बना ए ओ बी और दूसरा बना बी ओ सी। अगर हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल बी ओ सी का क्षेत्रफल को जोड़ें तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो करते हैं, देखो क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर इसको P माने, इसको B माने और इस फिर ये H हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 1/2 P इंटू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में बेस क्या हमारे पास P और इस पे डाले गए लंब की लंबाई कितनी है R। तो इसके एरिया कितना हो गया 1/2 P इंटू R प्लस, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी ओ सी की, तो बेस इसका ये रहा और इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये रही, ठीक है ना, यानी कि ½ B इंटू R, ठीक है। तो 1/2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, ये होगा हमारे पास PB बराबर PR प्लस BR। अगर हम यहाँ से R कॉमन ले लें तो कितना बचेगा P प्लस B, ठीक है ना। और R कितना हो जाएगा फिर PV अपॉन P प्लस बराबर R, ठीक है ना, PV अपॉन P प्लस B। ये क्या होती है, ये होती है त्रिभुज ABC, और ABC कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पर, इसमें कर्ण पर बने बड़े से बड़े सेमी सर्कल की रेडियस। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि PV अपॉन P प्लस B, ये क्या था हमारे पास, PV अपॉन P प्लस B जो था वो किसी त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा का फॉर्मूला भी यही था। और यही क्या होता है, यही होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज में इस सेमी सर्कल की रेडियस, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं इसमें। आगे क्या है, आगे ये है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है,
ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने ये बनाया बड़े से बड़ा वर्ग, ये बनाया बड़े से बड़ा वर्ग, ये बनाया बड़े से बड़ा वर्ग। ठीक है, ABC हमारा समकोण त्रिभुज है और उसमें ये वर्ग बना बड़े से बड़ा वर्ग है। अब इस वर्ग के अंदर क्या बनाया जाएगा, इस वर्ग के अंदर बनाया जाएगा हमारे पास एक सर्कल, एक सर्कल। ठीक है ना, इस सर्कल का सेंटर होगा हमारे पास ये, और हमसे पूछेगा, अगर सेंटर को O कह दें तो हमसे पूछेगा कि AO की लंबाई क्या है, AO की लंबाई बताओ। बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं। अगर कोई वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है हमारे पास, अगर इसके अंदर कोई सर्कल बनता है और उसकी रेडियस कितनी होती है, वर्ग के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, वो होती है r बराबर भुजा बाई 2, वर्ग की भुजा बटे 2। कितनी होती है, वो होती है r इंटू वर्ग की भुजा बटे 2, वर्ग की भुजा बटे 2। ठीक है ना, ये होती है हमारे पास। ठीक, अब हमसे पूछा है उसने AO की लंबाई, तो AO की लंबाई कैसे निकलेगी, अगर हम यहाँ से इसको मिला दें तो ये क्या हमारे पास रेडियस, और रेडियस क्या करती है, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 90। ठीक है, और अगर AO को हम मिला दें तो ये हो गया हमारे पास AO। तो क्या अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, तो एक ट्राइटेंगल बनता है, ट्रायंगल AOD, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमें इसकी लंबाई पता हो और इसकी लंबाई पता हो तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसकी लंबाई पता होने के लिए हम वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी, तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी, वो कितनी होती है, वो होती है PB इंटू P प्लस बी, यानी कि 10 गुणा 20 बटे 10, कितना हो गया 20 बटे 30, यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो गया 200 बटे 30, यानी कितना हो गया 20 बटे 3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वर्ग की भुजा है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 20 बटे 3, कितना हो गया ये हो गया 20 बटे 3। जब यहाँ से यहाँ तक 20 बटे 3 है, जब यहाँ से यहाँ तक 20 बटे 3 है और ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई, जब ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 20 बटा 3 है, तो ये कितना हो गया 10 बटा 3। कैसे कि 10 में से जब 20 बटा 3 माइनस करेंगे, यानी कि 10 पूरी है AB, और AB में से अगर हम इसको माइनस कर दें, ठीक है ना, तो यही बचेगा, कितना हो गया है, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30 माइनस 20, कितना हो गया 10 बटे 3। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, ये होगी 10 बटे 3। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो पता है, अगर हमें ये और मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे मिलेगा, ठीक है ना, ये कैसे मिलेगा, अगर हम इसको ऊपर मिला दें इस तरह से, तो ये क्या है R, जब ये R तो ये भी R। ठीक है, और R है कितना हमारे पास, जब इस वर्ग की भुजा 20 बटे 3 है और वर्ग की भुजा का आधा होगी क्या हमारे पास रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी, R बराबर हो गई 20 बटे 3 गुणा 2, यानी कितना हो गया है, ये हो गया 10 बटे 3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये हो कितनी गई, ये हो गई हमारे पास 10 बटे 3। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 बटे 3। ठीक है, चलो अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास लंबी है और हमारे पास बेस भी है, तो हम कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। कर्ण क्या होगा, AO का स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास क्या, AO का स्क्वायर बराबर होगा क्या, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से और मैं बात करूं
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की, ये 10/3 और ये 10/3 जुड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा 20/3। तो ए हो कर्ण की लंबाई बराबर, कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 20/3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 10/3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया 400/9 और ये हो गया 100/9 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 500/9, 500/9, 500/9 दिख रहा है, 500/9, ठीक है, 500/9। तो ए ओ जो ए ओ स्क्वायर कितना है हमारे पास 500/9 और हमें निकालनी है ए ओ की लंबाई, तो ए ओ बराबर कितना हो गया, ए ओ बराबर हो गया √500/9। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10√5/3। तो ये हो गया हमारे पास ए ओ की लंबाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें बड़े से बड़ा वर्ग बनाया और उस वर्ग में अंतःव्रत बनाया। तो फिर अंतःव्रत ओ और ए ये लंबाई पूछी है, तो इस तरह से हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें और भी कुछ पढ़ना है। पहले और ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद सारे ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़ने के बाद भी कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले एक ट्रायंगल को डील करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये तो था समकोण त्रिभुज। अब स्टार्ट करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। अगर हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमने बराबर मान ली, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी और फिर इसकी लंबाई कितनी होगी बी, इसकी लंबाई हम बी मान लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल ही बराबर होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। यदि किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर तो उसके दो कोण बराबर, और जब किसी ट्रायंगल के दो कोण बराबर तो उसकी दो भुजाएं बराबर, ठीक है। चलो अगर हम बात करें इसके परिमाप की यानी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी a + b यानी 2a + b, ये हो गया इसका परिमाप, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसके एरिया की, तो इसका एरिया निकलता कैसे वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एरिया निकालने से पहले हम इसकी हाइट निकालते हैं, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई मतलब BC भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, BC भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। BC भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से BC भुजा पर लंब डाल दिया, ये हमारे पास लंब। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, क्या कि अगर ट्रायंगल की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और जब यहाँ से हम लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा को ये समद्विभाजित भी करेगा, ठीक है ना, ये समद्विभाजित भी करेगा। जब इस वाली लाइन को समद्विभाजित करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये b/2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये b/2 हो जाएगी, ठीक है। जब ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच से खींची गई लाइन, ठीक, एंगल बाइसेक्टर भी होती है,
परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होती है, ठीक है ना, और मीडियन का भी वही काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये b/2 और ये b/2, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर या तो इस वाले ट्रायंगल में या इस वाले ट्रायंगल में लगा के अगर क्या हम ए डी नहीं निकाल सकते, तो क्या होगा हमारे पास ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर कितना है हमारे पास, निकालना है हमें ए डी स्क्वायर, प्लस डी सी स्क्वायर कितना है, b/2 का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर कितना है, ए, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस होगा b²/4 के बराबर होगा ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4a² माइनस का b² बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालना है ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा, √4a² माइनस का b²/4। तो ये हो गया हमारे पास ए डी। और ए डी क्या है, बी सी वजह पर डाले गए लंब की लंबाई, बी सी वजह पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो ऊंचाई यानी कि बी सी वजह पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, ये होगी हमारे पास √4a² माइनस b²/4, ठीक है। ये होगी हमारे पास। अगर हम इसके यहाँ से ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ से इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होगा वो देखते हैं। अब इस ट्रायंगल के एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल होगा कितना होगा। क्षेत्रफल होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 आधार और उस पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है ना। तो हमें इस पर डाले गए लंब की लंबाई तो पता नहीं, इस पर डाले गए लंब की लंबाई तो पता नहीं, हमें इस पर डाले गए लंब की लंबाई पता है। जो कितनी निकाली हमने, ये निकाली। जब ये निकाली हमने तो ये तो है लंब, आधार कितना हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी कि b, यानी कि 1/2 आधार कितना है इसका b, और लंब कितना है √4a² माइनस b²/4, ठीक है। तो कितना हो गया b/2 और 2 यहाँ से बाहर आएगा, कितना हो गया इंटू 1/2 √4a² माइनस का b², ठीक है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, एरिया हो गया इसका b/4 √4a² माइनस b²। ये होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना होता है, b/4 4a² माइनस b², ठीक है। ये होता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर याद रहे तो ठीक, और ना याद रहे तो कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। चलो अगर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें ये 5 है, ये 5 है और ये हमारे पास 6 है, ये 5 और ये 6, ठीक है। और हमसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल बताना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर हम इस BC भुजा पर यहाँ से लंब डाल दें, अगर हम BC भुजा पर यहाँ से लंब डाल दें, जब BC भुजा पर यहाँ से लंब डालेंगे तो होगा क्या कि ये जो लंब होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये करेगा क्या, इस वाली लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि 2 बराबर भुजाओं के बीच से आ रहा है, ठीक है। इसको जब बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको जब बाइसेक्ट कर दिया और ट्रायंगल अगर इसको D मान लें हम, तो ट्रायंगल ADC कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC
कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब कैसे निकलेगा, यानी कि इसके स्क्वायर में से अगर इसका स्क्वायर माइनस करते तो इसका स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। यानी 5 के स्क्वायर में से अगर हम 3 का स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा AD का स्क्वायर, यानी 25 में से माइनस कर दें 9 तो बचेगा AD का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 16 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AD कितना हो गया हमारे पास 4, यानी कितना हो गया हमारे पास 4। अगर ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं वो तो, ठीक है। जब ये हमारे पास 4 है, हमें आधार पता है और आधार पे डालेगा लंब की लंबाई पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना होगा हमारे पास, तो एरिया होगा इसका कितना 1/2, आधार कितना है 3 और 3 6 गुणा लंब कितना है हमारे पास 4, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो एरिया कितना हो गया। और ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है एरिया और इस तरह से निकालना है क्या हमें इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में फिलहाल यही फॉर्मूले पढ़ेंगे और भी पढ़ना है भी आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे समबाहु त्रिभुज की, हम बात करते हैं आगे समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ABC। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर। और जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, यानी कि 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, तीनों भुजाएं बराबर, जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब अगर इसके परिमाप की बात करें हम, अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है ना, यानी कि इसके लंब की बात करें, इसमें तीनों लंब क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अगर इसके लंब की बात करें और यहाँ से अगर हम ये लंब डाल दें सामने वाली भुजा पर, लंब का मतलब ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल दें, ये परपेंडिकुलर लंब है। और अभी मैंने बताया कि दो बराबर भुजाओं के बीच से खींचा गया लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा किसके काटता है, दो बराबर भागों में काटता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है तो ये कितना हो गया हमारे पास a/2 और ये कितना हो गया हमारे पास a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। और हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो फिर वही क्या लगेगा, फिर से पाइथागोरस, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, अगर हम इसको d मान लें, AB का स्क्वायर बराबर होगा BD के स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस से क्या होगा, AB का स्क्वायर, अगर हम ट्रायंगल ABD की बात करें तो AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस से, ठीक है। तो AB का स्क्वायर कितना है, यानी कि A का स्क्वायर बराबर BD कितना है, यानी कि A²/4, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर तो हमें निकालना है, यही तो इसकी ऊंचाई है AD स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा माइनस हो जाए इधर आके, तो कितना हो गया A² माइनस A²/4 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4 एलसीएम लेंगे, 4A² माइनस का A² कितना हो गया, कितना होगा मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, यानी कि 4A² माइनस का A²/4 बराबर हो गया AD का स्क्वायर। तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया 3A²/4 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से वर्गमूल, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, जब इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये बचेगा √3 × A/2,
ये होता है हमारे पास AD, और AD क्या है, AD क्या है, AD ही इस ट्रायंगल की ऊंचाई है। अगर इस ट्रायंगल की ऊंचाई की बात करें हम तो वो कितना होगी, वो होगी √3/2 इंटू A, यानी कि भुजा का √3/2 गुना, ठीक है ना। यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, भुजा का √3/2 गुना, ठीक है ना। अगर हम भुजा को √3/2 से गुणा कर दें तो वो उसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल आती है, ठीक है। तो ये तो निकला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम, ठीक है। और क्षेत्रफल सबको याद होगा अभी इसका होता कितना है, ठीक है। तो देखो अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसी को बेस मान लें, ठीक है ना, अगर हम इसको बेस माने तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, A, तो कितना होगा 1/2 A, और हाइट कितनी है √3/2 इंटू A, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और A और ये कितना हो गया A², यानी कितना हो गया √3/4 A²। ये होता है समबाहु त्रिभुज, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि √3/4 A² यानी कि भुजा स्क्वायर, √3/4 A², ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो हमने सीखा परिमाप यानी कि 3A, ऊंचाई यानी √3/2 इंटू A यानी क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि A²। अब हम बात करते हैं इसके इन सेंटर और सरकम सेंटर यानी अंतःकेंद्र और परिकेंद्र की, ठीक है ना। अंतःकेंद्र और परिकेंद्र से पहले मैं कुछ बता दूं, ठीक है ना, कि अंतःकेंद्र होता क्या है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है और गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले उसके बारे में बात करें, चलो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ से अगर हम इस भुजा पर लंब डाल दें, ठीक है, AD, और यहाँ से अगर इस भुजा पे लंब डाल दें BE, और अगर हम यहाँ से इस भुजा पे लंब डाल दें CF, ठीक है। तो पहले मैं इससे पहले ये बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक होता है हमारे पास गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे पास अंतःकेंद्र, और तीसरा होता है हमारे पास परिकेंद्र, और चौथा होता है लंब केंद्र। ये बनते कैसे कैसे हैं इसको बताता हूँ पहले, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें अंतःकेंद्र की, अगर हम बात करें अंतःकेंद्र की, तो अंतःकेंद्र होता क्या है, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC हमारे पास एक त्रिभुज, हम बात कर रहे हैं अंतःकेंद्र की। अंतःकेंद्र होता क्या है, ठीक है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। अंतःकेंद्र की अगर हम बात करें तो अंतःकेंद्र जो होता है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो उस एंगल को समद्विभाजित करें। अगर ये पूरा ये x है तो ये भी x है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये y तो ये भी y, और अगर हम इसकी बात करें तो ये x, ये z, ये भी z। यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। तो अंतःकेंद्र के डेफिनेशन की बात करें तो अंतःकेंद्र की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि तीनों
त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र, उसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र। यानी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं क्या, अंतःकेंद्र। ठीक है, यानी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ काटेंगे तो ये होगा हमारे पास अंतःकेंद्र। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास अंतःकेंद्र। ये है हमारे पास अंतःकेंद्र। ठीक है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं, उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। यानी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर अगर इस बिंदु पर काटेंगे तो ये क्या होगा, अंतःकेंद्र। और ज्योमेट्री में इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारे पास अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अंतःकेंद्र। अगर हम बात करें परिकेंद्र की, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के भुजा समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के भुजा लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, तो दो चीज़ें होती हैं इससे समझने से पहले कि इसकी डेफिनेशन के आगे बाद में बढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले एक चीज़ समझिए, एक तो होता है हमारे पास, एक तो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, एक होता है, ठीक है ना, ये होता है, एक होता है हमारे पास ठीक है ना, एक होता है हमारे पास साइड, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है ना, एक होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है ना, यानी कि लंब भुजा समद्विभाजक, यानी कि लंब भुजा समद्विभाजक, इसको समझते हैं पहले। ठीक है ना, लंब की बात करें, ठीक है ना, तो इस भुजा पे यहां से खींचा गया ये भी लंब है, हम इस भुजा पर यहां से भी ये लंब खींच सकते हैं, ये भी लंब है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस लंब और इस लंब में दोनों लंब ही हैं। ठीक है ना, अगर हम इस वाले लंब की बात करें, अगर हम इस वाले लंब की बात करें तो इसका भुजा से कोई लेना देना है नहीं, यानी कि भुजा को बाइसेक्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और यहाँ खुद ही लिखा हुआ है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, यानी कि लंब भुजा समद्विभाजक। इसकी कंडीशन ये है कि जिस भुजा पर पड़े उस पर लंब भी हो और उसको समद्विभाजित भी करे। ठीक है ना, अगर इस भुजा पर आए वो लंब तो इस पर क्या हो,
इस पर वो लंब भी हो और जिस भुजा पर पड़े उसको समद्विभाजित भी करे, ठीक है ना। ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर और ये होता है सिंपल लंब। चाहे तो हम यहाँ से खींच दें, ये भी लंब ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो लंब और परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर में, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर में इतना ही अंतर है, ठीक है ना। क्या कि परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर होता क्या है, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर के साथ ये कंडीशन होती है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं, इसके साथ कंडीशन ये है कि वो जिस भुजा पर पड़े उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और भुजा को समद्विभाजित भी करे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये है तो हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC और ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर की बात करें और हम बात करें परपेंडिकुलर A से डाला जाए किस पर, BC पर, जब हम A से परपेंडिकुलर डालेंगे BC पर तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लंब तो ये भी है, लेकिन ये कहाँ से आया है, ये शीर्ष से आया है और इसने भुजा को समद्विभाजित नहीं किया, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज की भुजाओं के तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज के शीर्ष से ही आए, ठीक है ना। वो त्रिभुज के शीर्ष से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर बचपन में ठीक है ना, अगर किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ से लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर भी लाइन खींचते हैं, यहाँ चाप मारते हैं, लाइन खींचते हैं, यहाँ चाप मारते हैं, एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ, ठीक है। एक चाप यहाँ मारेंगे, एक चाप यहाँ मारेंगे, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ प्रकार से, और इसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री होगा और साथ साथ क्या होगा, ये एंगल बाई सेक्टर भी होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एंगल बाई सेक्टर, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो त्रिभुज के शीर्ष से ही आए, वो त्रिभुज के शीर्ष के बाहर से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस भुजा का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर और इस भुजा का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर मान लेते हैं कि वो यहाँ से आता है, ठीक है ना। इस भुजा का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर तो ये रहा, और इस भुजा का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मान लेते हैं कि ये, थोड़ा सा ट्रायंगल को सही बनाता हूँ, ये ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया कुछ। A, B और C, ठीक है ना। यानी इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि शीर्ष से आए, मैं यहाँ शीर्ष से ले रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं शीर्ष से आए, वो कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है और वो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। और इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना, उससे क्या बनता है, उससे बनता है सर्कम सेंटर, उससे क्या बनता है सर्कम सेंटर। यानी भुजा BC का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, भुजा AB का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, ठीक है, और भुजा AC का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं, ये होता है हमारे पास परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर, ये होता है हमारे पास सर्कम सेंटर, ठीक है। और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। जब परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर है, जब परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर है तो जिस भुजा पर पड़ेगा उस पर लंब भी होगा और भुजा को समद्विभाजित भी करेगा, लंब भी होगा और भुजा को समद्विभाजित भी करेगा। ये अंतः केंद्र, ये परिकेंद्र। अब बात करते हैं हम गुरुत्व केंद्र की यानी कि सेंट्रोइड की। गुरुत्व केंद्र यानी सेंट्रोइड की। अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो सेंट्रोइड होता क्या है? अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इन त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यानी अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये मीडियन और ये मीडियन यानी ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये मीडियन यानी कि AD मीडियन, BE मीडियन और CF मीडियन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं क्या, गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और कैसे करता है इसको पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि गुरुत्व केंद्र मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। और गुरुत्व केंद्र बनता कहाँ है, जहाँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यानी कि ये वाली मीडियन AD मीडियन, BE मीडियन और CF मीडियन अगर यहाँ काट रही है तो यहाँ ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। ये होगा हमारे पास गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी बातें करेंगे कल। हमारे पास रह गया ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र, उसके बाद यहाँ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।